अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट। ठीक है, एसएसटी की आपकी बुक का नाम है, क्या नाम है आपके? सोशल प्लानिट। क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस दिखा देते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेबस मार्क कर रखा है एनुअल का, यानी जो आपके अब फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसका। पिछली बार हमने जब इसका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 11 पढ़ाया था, तब आपको हमने सिलेबस बताया था। दोबारा से देख लिए, इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये दो चैप्टर आपके हिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, एनुअल में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 आएंगे। 9 जो है ये हमने कट करवा दिया है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर वैसे पढ़ने हैं, आपको याद कर, आपको समझने तो हैं। जिसमें 9 आपको खुद अपने आप ऐसे ही पढ़ना है, रीड कर लेना है कि इसमें है क्या, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मगर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 जो हैं, यही दोनों ये जो हैं इन्हीं में से ही एनुअल एग्ज़ाम में आएगा। 9 में से कुछ नहीं आएगा। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में हमने आपको बताया था 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। क्या? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये हम साफ करके लिख देते हैं। आपके ज्योग्राफी में जो एनुअल का सिलेबस है वो क्या है? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये आपके दोनों एनुअल में है। ठीक है, ये दोनों आपके एनुअल में हैं। और ये जो था ये तो PA2 का था, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा एनुअल का सिलेबस जो है वो क्या है आपका? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दो चैप्टर आपके जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आएंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6। अब आइए सिविक्स पे। सिविक्स पे हमने ऑलरेडी मार्क करा रखा है। इसमें भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमने कट करा दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ 7 और 9 में से ही आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का, जो हमने पार्ट 11 तक कंप्लीट करा दिया है। इसका पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर सबसे पहले 56 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 ओपन करिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 56। हमने यहाँ पर अपना पार्ट 11 पिछली बार ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, हमने ये देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, पेज नंबर 58 पर देवेंद्रनाथ टैगोर और नेक्स्ट पे हैं केशव चंद्र सेन। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और पीछे की चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। हमारा जो लास्ट रह गया था, फिर हमने बताया था यहाँ पर आप कर लिए पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड लिख लिए। फिर हमने यहाँ पर ये भी लिखवाया था पार्ट 12 स्टार्टेड भी लिख लिए। ठीक है, मतलब हमारा पार्ट 12 स्टार्ट यहाँ से होगा, इसलिए हमने ये पिछली बार लिखवा दिया था। नहीं लिखा है तो आप इस बार लिख लिए। ठीक है, रिफॉर्म्स इन्वॉल्व इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिफॉर्म्स जो हैं इन्वॉल्व थी? पहला है यहाँ पर प्रार्थना समाज। क्या मतलब? अलग अलग रिफॉर्म्स जो निकल के आई, अलग अलग तरीके, अलग अलग मूवमेंट जो चले। तो उसमें एक था पहला प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में क्या था? इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मो समाज। प्रार्थना समाज जो था वो ब्राह्मो समाज, पर्टिकुलरली आफ्टर केशव चंद्र टूर ऑफ महाराष्ट्र। क्या हुआ? जो केशव चंद्र थे, जब वो महाराष्ट्र वहाँ से टूर करके आए तो उन्होंने प्रार्थना समाज एक निकाला, जो कि ब्राह्मो समाज से ही क्या हुआ था? इन्फ्लुएंस हुआ था। मतलब ब्राह्मो समाज को ही देखकर उसी काम को आगे बढ़ाकर एक प्रार्थना समाज निकाली गई थी। कब? जब केशव चंद्र यहाँ पर जो दिए हैं, ये जब महाराष्ट्र से टूर करके आए। और प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 एट बॉम्बे, जिसे हम आज मुंबई कहते हैं, वहाँ पर 1867 में प्रार्थना समाज फाउंड की गई। महादेव गोविंद रानादी एंड रामकृष्णा भंदरकर वर 2 ग्रेट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। और ये जो प्रार्थना समाज शुरू की थी, ये इन्होंने नहीं की थी केशव चंद्र टूर, ये महाराष्ट्र गए थे। इनके टूर के बाद ही ब्राह्मो समाज को देखकर ही प्रार्थना समाज शुरू की गई थी। और इसके जो ग्रेट लीडर थे, जो लीड कर रहे थे, वो कौन थे? महादेव गोविंद रानादी और रामकृष्ण भंदरकर। ये दोनों ग्रेट लीडर्स थे इसके, मतलब इस मूवमेंट को ये दोनों चला रहे थे। इट प्रीज वर्शिप ऑफ वन गॉड। ये क्या करते थे? एक गॉड की पूजा करते थे। कंडेम्ड कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम्स था उसे ख़त्म करते थे, नहीं मानते थे। इट एडवोकेट विडो रीमैरिज एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। इन्होंने विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया और इन्होंने औरतों का स्टेटस जो था, जो औरतों का रुतबा था, उसे इम्प्रूव किया, बेहतर किया। महादेव गोविंद रानादी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884। और जो महादेव गोविंद रानादी हैं वो जो हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के 1884 में क्या हुए? वो फाउंडर भी थे।
द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887 AD एंड लेटर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर उसके बाद कहाँ के फाउंडर बने, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के, जो 1887 के फाउंडर बने, और उसके बाद वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके भी एक ही फाउंडर बने। ही ऑल्सो लॉन्च एंटी टेम्परेंस मूवमेंट कॉल्ड एंटी नॉच, ठीक है, डांसिंग या एजिटेशन, एंटी नॉच एजिटेशन या डांसिंग एजिटेशन। मतलब इन्होंने और क्या किया था, एक एंटी टेम्परेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसे क्या हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा, एंटी नॉच एजिटेशन यानी डांसिंग एजिटेशन। एडमिशन ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम अदर फेथ इनटू हिंदूज, मतलब दूसरे फेथ से, दूसरे यकीन से बदल बदल कर हिंदूज में कन्वर्ट करना। इन 1905 गोपाल कृष्णन गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर 1905 में 1905 में जो गोपाल कृष्णन है वो जो है फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया। सर्वेंट ई नहीं है, ये सर्वेंट है, ठीक है, एक सर्वेंट होता है नौकर, ये सर्वेंट है अलग, ठीक है। इट टुक आ लीडिंग पार्ट इन प्रोमोटिंग एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म, इन्होंने काफ़ी लीडिंग पार्ट जो है लिया, मतलब काफ़ी आगे बढ़कर इन्होंने काम किया किसमें, प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन है उसे और सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने में। द सोसाइटी इन्फ्यूज्ड पब्लिक लाइफ, और जो सोसाइटी थी वो क्या थी, द सोसाइटी इन्फ्यूज पब्लिक लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेंड द नेशनल मिशनरीज फॉर सोशल सर्विस ऑफ इन इंडिया। मतलब जो पब्लिक थी उसे सोसाइटी को जो है पब्लिक लाइफ जो है सोसाइटी की उसे जो है इन्फ्यूज़ किया स्पिरिचुअलिटी से, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ा। एंड ट्रेन द नेशनल मिशनरीज फॉर सोशल लाइफ इन इंडिया, जो नेशनल मिशनरीज थे उसे जो है सोशल लाइफ के लिए इंडिया के अंदर ट्रेन किया। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवाड़ी, क्या लोकाहितवाड़ी, ये क्या है, लोक अहितवाड़ी, क्या लोक अहितवाड़ी, लोकाहितवाड़ी नहीं पढ़ेंगे इसे, लोक अहितवाड़ी, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख लोक अहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख लोक हड़ीवाड़ी, क्या लोक अहितवाड़ी। अटैक द ब्राह्मण्स एंड देयर बिलीव्स इन रिजिड कास्ट सिस्टम, जो गोपाल देशमुख थे इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स के ऊपर अटैक कर दिया और उनके जो रिजिड कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर। अटैक करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें मारना शुरू कर दिया, पिटना शुरू कर दिया, नहीं, वो लोग भी इंडियंस ही थे, इंडिया के ही लोग थे, मगर उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अब उनके ऊपर निशाना तान दिया। मतलब सिंपली बात करें, अब उनके ऊपर बात शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि वो लोग, उन लोगों की वजह से ही रिजिड कास्ट सिस्टम चल रहा था। वो लोग अपर कास्ट फैमिली थे, अपर कास्ट लोग थे, उन लोगों की इज्जत बहुत थी, इसलिए वो लोग जो है सुपीरियर थे। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, और इन्होंने जो है औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, मतलब औरतों की बढ़ोतरी के काम किया, ठीक है। थ्रू हिज राइटिंग इन मराठी ही स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस सोशल इविल्स, और इन्होंने अपनी राइटिंग्स के जरिए, जो कि मराठी में लिखा करते थे, काफ़ी स्प्रेड अवेयरनेस को जो है वेरियस सोशल इविल्स से रिलेटेड जो है काफ़ी अवेयरनेस फैलाई, लोगों तक जो है जानकारियाँ फैलाई, लोगों तक जो है ज्ञान बांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सिंपली जैसे हर कोई कर रहा था वही ये कर रहे थे। ज्योतिबा फूले कौन है ये, ज्योतिबा गोविंदराव फूले, पॉपुलरली नोन एज महात्मा फूले, पॉपुलरली इन्हें महात्मा फूले के नाम से जाना जाता है और ज्योतिराव फूले के नाम से। वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड एडवोकेट ऑफ कॉज ऑफ ऑपरेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये जो है बहुत बड़े रिफॉर्मर, एडवोकेट ऑफ द कॉज ऑफ ऑपरेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रह चुके हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ लो कास्ट फैमिली इन 1827, 1827 में बहुत गरीब लो कास्ट फैमिली में, ठीक है, नीची जात की फैमिली में पैदा हुए थे। ही स्टडीड इन अ मिशनरी स्कूल, इन्होंने अपनी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में पूरी की। ही डेवलप सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कुछ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी डेवलप किए कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ब्राह्मण्स, इन्होंने ब्राह्मण्स के खिलाफ भी आर्ग्यू किया। क्लेम्ड ऑफ बीइंग द अपर कास्ट पीपल एंड सुपीरियर टू अदर्स, क्या ब्राह्मण्स के खिलाफ क्या आर्ग्यू किया, मतलब ब्राह्मण्स के खिलाफ आवाज़ क्या उठाई इन्होंने कि जो है जैसे कि ये अपर कास्ट पीपल एंड सुपीरियर टू अदर, ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि वो अपर कास्ट पीपल हैं और वो सुपीरियर हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे अव्वल हैं, सबसे बेहतर हैं बाकी लोगों से, ब्राह्मण्स का ये मानना था, ठीक है। तो एज पर फूले ब्राह्मण्स वर आर्यंस एंड हेंस वर फॉरेनर, तो फूले के हिसाब से ब्राह्मण्स को जो है फूले क्या कहते थे कि ये आर्यंस हैं और फॉरेनर्स हैं, ठीक है, एंड वर फॉरेनर्स। आर्यंस डिफीटेड एंड सब्जुकेटेड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड, आर्यंस कौन थे, वो लोग जो कि
subjugated and Aryans defeated and subjugated the original land of the inhabitants of the land। मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्हें हटाकर जो आर्यंस थे उन्होंने हटाया, उन्हें उनकी ज़मीन को अपने नाम कर लिया। तो इसी तरह से ब्राह्मण्स को जो है आर्यंस कहते थे। वो लोग कहते, ये जो थे फूले, ज्योतिराव फूले कहते थे ये आर्यंस हैं, ये सब जो है दूसरों की जगहों पर रह रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं, तो अपने हिंदुस्तान के लोगों को ही कम समझ रहे हैं और नीचे जात वाले लोगों को बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिफीट लोअर कास्ट पीपल वर बीइंग व्यूज एज इन्फीरियर्स टू अदर। और इनकी क्या हुआ फिर, इनकी हार की वजह से जो लोअर कास्ट पीपल थे वो ऐसे देखने लगे जैसे कि इन्फीरियर हैं दूसरों के लिए। ठीक है, नीचा मानने लगे। इन्फीरियर मतलब नीचा। एज पर फूले ब्राह्मण्स वर आर्यंस एंड हैंस वर फॉरेनर्स। ये कह रहे हैं फूले के हिसाब से ब्राह्मण्स आर्यंस थे एंड हैंस वर फॉरेनर्स। आर्यंस डिफीटेड एंड सब्जुकेटेड, यहाँ से देखिए हमने दोबारा वही लाइन पढ़ दी। फूले बिलीव दैट द आर्यंस हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल हु वर टर्म एज लो कास्ट पीपल। फूले ये सोचते थे जो आर्यंस हैं वो लोग जो है उनकी खुद की लैंड नहीं है, वो लोग उन्हें हक नहीं है कि वो अपनी ज़मीन पर रहें। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पता था कि जो आर्यंस थे वो लोग आकर दूसरों की ज़मीनों पर रह रहे हैं, हड़प कर कैसे भी अपनी ताकत का, अपनी कास्ट का, अपनी ऊंचाइयों का, अपनी सुपीरियरिटी का फ़ायदा उठाकर जो है क्या करा, उन लोगों ने ज़मीनों को अपने पास कर रखी है। एंड लैंड बिलीव टू द इंडिजीनियस पीपल हु वर टर्म एज लो कास्ट पीपल। और जो ज़मीनें हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, जो लोग यहाँ पर गरीब लोग हैं उन लोगों की ज़मीनें हैं, ये कहते थे। ठीक है, फूले आर्ग्यूड दैट बिफोर द आर्यन रूल द पीरियड ऑफ वॉरियर पीजेंट वॉज अ गोल्डन पीरियड। फूले ये कहते थे जब आर्यन रूल शुरू हुआ उससे पहले की अगर बात करें जो वॉरियर पीजेंट था, पीरियड ऑफ वॉरियर पीजेंट था, वो बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड था, बहुत मज़ेदार और सुकून वाला पीरियड था। कोई वहाँ पर जो है आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। द मराठा कंट्री साइड वॉज रूल्ड बाई सच पीपल इन अ जस्ट एंड अ फेयर वे। और इसी तरह से जो है मराठा कंट्री साइड में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कि फेयर वे में जो है लड़ रहे थे इन्हीं की तरह। ही ऑल्सो प्रपोज दैट द शूद्राज also known as laboring caste and the अति शूद्राज the so called untouchable should unite to challenge the caste based discrimination। इन्होंने और क्या बताया कि जो शूद्राज हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें सबसे नीची कास्ट माना जाता है, जिन्हें ये लोग ब्राह्मण जो है निचला मानते हैं, बिल्कुल बेगैरत की तरह उनके साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जो अनटचेबल्स जो शूद्राज हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नीचे कास्ट के हैं, जो नालियाँ साफ़ करना, कुएँ साफ़ करना, ये सब जिनका काम है। ठीक है, तो इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए, दोनों पूरे शूद्राज को, और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से जो ये चल रहा है। फूले फॉर्म द सत्याशोधक समाज। इन्होंने क्या किया, सत्याशोधक समाज इन्होंने फाउंड किया, शुरू किया इन 1873 विच प्रोमोटेड कास्ट इक्वलिटी, जिसने जो है कास्ट इक्वलिटी को प्रमोट किया। मतलब जो कास्ट के हिसाब से, जो ये कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो इनइक्वलिटी थी वो ख़त्म जो हो रही थी, इक्वलिटी जो बराबरी वाली बात थी वो नहीं थी ना। जैसे मैंने बताया ब्राह्मण अपने आप को सबसे सुपीरियर मान रहे थे। ठीक है, क्षत्रियास जो है वो फिर उसके बाद ऐसे शूद्रास जो है सबसे नीचे माना जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सत्याशोधक समाज बनाया, उससे जो है कास्ट इक्वलिटी प्रमोट हुई। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 60 देखिए, टॉप पर यहाँ पर फूले रॉट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। फूले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब स्लेवरी, मतलब गुलामी। इन 1873 स्लेवरी हैड एंडेड इन अमेरिका अबाउट 10 years बैक आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। क्या हुआ, जो गुलामी थी अमेरिका के अंदर भी ऐसी गुलामी होती थी, ऐसे ही। ठीक है, गुलाम हुआ करते थे लोग बाग जो है, उनके अपने आप उन्हें नौकर बना के अपने गुलाम बना कर रखा करते थे। कॉमनली अगर बात करें तो ब्लैक्स पीपल जो होते थे। ठीक है, तो 10 साल पहले वहाँ पर जो है ये जो स्लेवरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी अमेरिका के अंदर। सिविल वॉर जब हुआ था, तब अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गई थी। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु फॉट अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम। तो फूले ने क्या किया, उन लोगों को, वो जो अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थे, अमेरिकन जिन लोगों ने ये सिविल वॉर की, ठीक है, जो इस गुलामी से वाला जो सिस्टम था अमेरिका के अंदर, जो ये गुलामी वाला सिस्टम था, इसे ख़त्म करने के लिए जो अमेरिका के अंदर जो फाइटर्स थे जो लड़े इसके ख़िलाफ़, उन लोगों को डेडिकेट करने के लिए फूले ने ये बुक लिखी थी। फूले ऑल्सो एडवोकेटेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ inequality including condition of women in upper caste families, miseries of laborers and humiliations of low caste people। क्या हुआ, फूले जो हैं उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे जो है इनइक्वलिटी के फॉर्म्स जो थे उसके खिलाफ भी एडवोकेट किए, मतलब वकालत की, सिंपल हम कह सकते हैं, उसके खिलाफ भी वकालत की। इसमें क्या कहता, जो
कंडीशंस थी वुमेन की, अपर कास्ट पीपल में, अपर कास्ट लोगों में, अपर कास्ट फैमिलीज़ में, उससे लेकर या माइजरीज ऑफ लेबरर्स, जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, ठीक है, या लो कास्ट पीपल हैं, वो उन लोगों के साथ जो जितनी ये इस तरह की जो परेशानी थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ही गॉट हिज वाइफ एजुकेटेड टू टीच इन गर्ल्स स्कूल्स स्टार्टेड बाय हिम। और इन्होंने फिर, इनकी जो वाइफ थी वो भी एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, और इनकी वाइफ जो है लड़कियों को पढ़ाया करती थी। कहाँ पर? स्कूल में, जो कि इन्हीं के ज़रिए, यानी जो फूले ने स्कूल खोला था उसमें इनकी वाइफ जो है लड़कियों को पढ़ाया करती थी। इन 1854 महात्मा फूले ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द डिप्रेस क्लास। फिर 1854 में महात्मा फूले ने क्या किया, यानी ज्योतिराव फूले, इन्होंने एक स्कूल खोला गरीब बच्चों के लिए, जो डिप्रेस क्लास के नीचे गरीब बच्चे थे उनके लिए भी, ठीक है। एक्टिवली असिस्टेड बाय अदर रिफॉर्म्स लाइक जगन्नाथ शंकर एंड भाऊ दाजी ही कंडक्टेड क्लासेस। फिर जो बाकी जो रिफॉर्मर्स थे, जगन्नाथ शंकर और भाऊ दाजी, ये भी जो है इनके साथ असिस्टेंट्स थे, ये भी इन लोगों का साथ दे रहे थे, ठीक है, फूले का साथ थे। ही कंडक्टेड क्लासेस, और वो क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सम वेस्टेड सेगमेंट्स एक्यूज हिम ऑफ बीइंग एंटी ब्राह्मण। फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कुछ वेस्टेड सेगमेंट्स आए जिससे जो है क्या हुआ, एक्यूज हिम ऑफ बीइंग एंटी ब्राह्मण, जो कि एंटी ब्राह्मण कह दिया गया। रिफॉर्म्स मूवमेंट इन सदर्न इंडिया। अब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी नीचे वाला जो हमारा, जहाँ पर श्रीलंका है उस जगह सदर्न इंडिया के अंदर जो हमारे रिफॉर्म्स मूवमेंट होते उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो सदर्न इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स मूवमेंट चले थे उसकी बात करेंगे। पहला है वेदा समाज, इंस्पायर्ड बाई ब्राह्मो समाज से ही इंस्पायर्ड होकर वेदा समाज जो है बच्चों वही आया। एंड एस्टेब्लिश इन 1864 बाई श्रीधलालू नायडू, रालू है ये, श्रीधलालू। तो इसके नेम थोड़े अलग क्यों हैं, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत जगह का फ़र्क पड़ जाता है। हम सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, हमारा दिल्ली वाला साइड है, तो श्रीधरालू नायडू, दोबारा पढ़िए, श्रीधरालू नायडू। तो ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर 1864 में श्रीधरालू नायडू ने क्या किया, वेदा समाज प्रीच किया, वेदा समाज स्टार्ट किया। वेदा समाज प्रीच द मैसेज ऑफ ब्राह्मो समाज। वेदा समाज क्या करता था, ब्राह्मो समाज का जो मैसेज था वही फैलाता था, ठीक है, वही बात बताता था। इट कंडेम रिचुअल, आइडल वर्शिप एंड प्रोपेगेट बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड। ये क्या करते थे, रिचुअल्स, आइडल वर्शिप्स को कंडेम करते थे और प्रोपेगेट करते थे वन सुप्रीम गॉड में, मतलब एक भगवान, एक खुदा, एक अल्लाह पर भरोसा करने की कहते थे। बाकी जितनी भी आइडल वर्शिप रिचुअल्स थी वो सब खत्म कर रहे थे। आई गॉट द बुक ऑफ ब्राह्मो समाज ट्रांसलेटेड इन तमिल एंड तेलुगु, इट गॉट द बुक्स ऑफ ब्राह्मो समाज ट्रांसलेटेड इन तमिल एंड तेलुगु। और इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मो समाज की बुक थी वो तेलुगु और तमिल में भी ट्रांसलेट की गई, क्योंकि अब इस साइड जो है तेलुगु और तमिल बोलते हैं लोग बाग यहाँ पर, ठीक है, सदर्न इंडिया में लोग बाग तमिल और तेलुगु बोलते हैं। अब वो ब्राह्मो समाज को जब चलाएंगे, वेदा समाज के नाम से चला रहे थे मगर था ब्राह्मो समाज ही वो, ठीक है, तो अब उन्हें समझ में भी तो आना चाहिए वेदा समाज है, वो ब्राह्मो समाज है क्या। अब अगर वो वेदा समाज चलाएंगे तो उसके लिए ब्राह्मो समाज की तरह वो चलाएंगे, ब्राह्मो समाज ही था वो, ब्राह्मो समाज को समझना पड़ेगा। समझने के लिए तमिल और तेलुगु में वो बुकें ट्रांसलेट की गई। फिर कंदीकुरी वीरसलिंगम वॉज बॉर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। जो ये कंदीकुरी वीरसलिंगम है ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुए। ऑर्थोडॉक्स मतलब वही जो इन सब चीज़ों पर यकीन रखता हो। इन आंध्र प्रदेश इन 1848, आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे 1848 में। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज़ ऑफ ब्राह्मो समाज। ये भी जो है ब्राह्मो समाज के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी जो है ये जो है काफ़ी इससे इम्प्रेस थे। एंड बाय द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज, और जो प्रार्थना समाज ने काम किया था, अभी मैंने जो पहले बताया था, उसके कामों से भी बहुत ज़्यादा, जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज हुआ था उसके कामों से भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस थे। उसके बाद ही फाउंडेड द राजा मुंदरी एसोसिएशन इन 1878, और इन्होंने राजा मुंदरी एसोसिएशन 1878 में शुरू की, ठीक है। मतलब सिंपली ये क्या बता रहे हैं, इन्होंने भी प्रार्थना समाज और ब्राह्मो समाज से इन्फ्लुएंस होके क्या किया, राजा मुंदरी एसोसिएशन 1878 में फाउंड करी। ही हेरल्डेड, क्या, ही हेरल्डेड, अब ये हेरल्डेड नहीं है, ये ही हेरल्डेड अ सोशल रिवॉल्यूशन इन आंध्र रीजन। इन्होंने क्या किया, एक जो है सोशल रिवॉल्यूशन आंध्र रीजन में स्टार्ट किया। हर्ड होना चाहिए, ठीक है, ही हर्डेड, या यहाँ पर ही हेल्डेड। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ तेलुगु जर्नल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट क्वालिटी। इन्होंने एक तेलुगु जर्नल यानी एक न्यूज़पेपर भी निकाला कि वो मैसेजेस पहुंचा सकें सोशल रिफॉर्म और कास्ट इक्वलिटी को लेकर।
क्वालिटी नहीं है बच्चों, क्वालिटी इक्वलिटी, ठीक है। ही अपोज कस्टम एंड रिलीजियस बिलीफ व्हेन ही वाज इन प्राइमरी स्कूल, और जब वो प्राइमरी स्कूल में थे बचपने में, तभी वो जो है इस कस्टम और रिलीजियस बिलीफ को अपोज करते थे। ही इनकरेज इंटर कास्ट मैरिज एंड अपोज कास्ट सिस्टम, ये जो है इंटर कास्ट मैरिज को इंकरेज करते थे और अब कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। इंटर कास्ट मैरिज का मतलब ये है, पहले क्या होता था, ब्राह्मण्स की ब्राह्मण्स से ही शादी हो रही है, ठीक है, शूद्रास की शूद्रास से ही हो रही है, वैश्यास की वैश्यास से ही हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, बाद में आपस में ब्राह्मण शूद्रास आपस में शादी कर सकते हैं, एक दूसरे की फैमिली इधर उधर शादी कर सकती है, इसे इन्होंने इंकरेज किया और कास्ट सिस्टम जो था उसे अपोज किया। ही ऑल्सो रॉट प्लेज इन तेलुगु लैंग्वेज, इन्होंने काफ़ी प्लेज, जो हमारे प्ले होते हैं, ड्रामे होते हैं, उसके भी इन्होंने काफ़ी जो है लिखे तेलुगु लैंग्वेजेस में वो सब, ठीक है। ही एन एंटायर जनरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड नेशनलिस्ट लीडर ऑफ आंध्र वर इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग एंड द एक्टिविटी ऑफ वीरलसिंगम। वीरलसिंगम जो हैं, ये कह रहे हैं एक एंटायर जनरेशन जो है सोशल रिफॉर्मर्स की और जो नेशनल लीडर की आंध्र की, ठीक है, ये जो आंध्र रीजन है यहाँ की, ये जो है किससे इंस्पायर्ड थे, बाय द राइटिंग एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ वीरसलिंगम, जो वीरसलिंगम थे उनकी राइटिंग और एक्टिविटीज़ से इंस्पायर्ड थे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, जो पूरे यहाँ की जनरेशन्स थी सोशल रिफॉर्मर्स की, वो सब वीरसलिंगम से इंस्पायर्ड थे। मतलब वीरसलिंगम का काम देखकर ये लोग भी ये सब काम करने लगे। फिर नेक्स्ट देखिए, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु 1854 में पैदा हुए, 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। वॉज द सोशल रिफॉर्मर ऑफ केरला, ये केरला के सोशल रिफॉर्मर थे। ही वॉज एन इज़ावा, ये कौन थे, एक इज़ावा थे, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एन अनटचेबल कास्ट, जो कि एक कास्ट है, एक जात है जिसे जो है अनटचेबल कास्ट माना जाता है, मतलब जो अछूत कास्ट माना जाता है, ठीक है। गुरु कुड नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस, और जो नारायण गुरु थे ये इस इनजस्टिस को, ये जो मतलब ये कहें अगर हम इनके साथ इनजस्टिस हो रही थी, ठीक है, तो ये इनजस्टिस को ये इसे टॉलरेट नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोइंग अगेन द कास्ट रूलर ही एक्वायर्ड संस्कृत एजुकेशन, और ये कह रहे हैं कास्ट रूलर के अगेन जाने से की बात करें अगर हम, तो इन्होंने संस्कृत एजुकेशन को एक्वायर किया, यानी संस्कृत एजुकेशन ली, इन्होंने संस्कृत सीखी। ही ऑल्सो लेड, बच्चों यहाँ की चीज़ें आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है, मैं बार बार इसे ऐसे कर करके नहीं दिखाऊंगा। ही ऑल्सो लेड फाउंडेशन ऑफ मैनी टेम्पल्स विदाउट द इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, इन्होंने काफ़ी टेम्पल्स बनाए जिसमें कोई भी इमेज नहीं थी गॉड या गॉडेस की, मतलब कोई भी मूर्त या मूर्तियाँ नहीं रखी। इन वन ऑफ द टेम्पल ही एस्टेब्लिश आ स्टोन इन प्लेस ऑफ एन आइडल, उन्होंने क्या किया, किसी एक मंदिर में क्या किया, बस एक पत्थर रख दिया, एक आइडल को हटाकर, जहाँ पर अपनी भगवान की अपनी मूर्ति रखी जाती है वहाँ पर इन्होंने एक पत्थर रख दिया। इन 1903 ही फाउंडेड द श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, इतना बड़ा सा इन्होंने नाम लिखा है। इन्होंने फिर क्या किया, श्री नारायण धर्मा यानी धर्म, ठीक है, नारायणा लिखा है यानी नारायण, नारायणा धर्मा परिपालना योगम फॉर प्रोपेगेटिंग सोशल रिफॉर्म्स को प्रोपेगेट करने के लिए इन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम फाउंड किया। हिज पॉपुलर बिलीफ वॉज वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, इनका पॉपुलर बिलीफ ये था कि एक कास्ट होनी चाहिए, एक मज़हब होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, ठीक है, मतलब सभी एक जैसे हो जाएं, सब मिल जाएं आपस में, सबको ये मिलाना चाह रहे थे। ईवी रामास्वामी नेकर लिखा है यानी पेरियार। नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जैसे कि हमें पता है नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। मैनी नॉन ब्राह्मण्स हु हैड गॉट एक्सेस टू एजुकेशन वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस स्टार्टेड सच मूवमेंट, इसमें जो नॉन ब्राह्मण्स थे, जो लोग ब्राह्मण्स नहीं थे, जो कि एजुकेशन जिन्होंने हासिल कर ली थी, जिनके पास पैसा आ गया था, ठीक है, काफ़ी दौलत आ गई थी, पढ़ लिख लिए थे, समझदार हो गए थे, इन्होंने ये जो दूसरों से इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो आर्ग्यू डेट आर्यंस वर फॉरेनर एंड द द्राविडियन वर द इंडिजीनियस रेसेस ऑफ द सॉइल, इन्होंने क्या कहा कि जो आर्यंस हैं वो फॉरेनर हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग हैं आर्यंस, और जो द्राविडियंस हैं वो जो है इंडिजीनियस रेसेस हैं, इस सॉइल की अलग अलग रेसेस हैं, ठीक है। ईवी रामास्वामी नेकर, ये अब इसे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, निकर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनका जो है नाम ही ऐसा है, ठीक है, तो हम निकर पढ़ेंगे। ईवी रामास्वामी निकर बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, जो ईवी रामास्वामी निकर हैं ये जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब करते थे। ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड पेरियार, इन्हें जो है प्यार से पेरियार ही कहा जाता है, मतलब ईवी रामास्वामी नेकर या रामास्वामी निकर के नाम से नहीं, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज एन एस्थेटिक एंड स्टडीड,
क्या हुआ, अपने ज़माने में कैसे थे वो, एस्थेटिक थे और स्टडीड थे, पढ़े लिखे थे, स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स, मतलब इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की थी, उसे पढ़ा। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर बाद में उस INC के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए बाद में ये। व्हेन ही गॉट डिसगस्टेड विद द कास्ट बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनलिस्ट, कब, जब वो जो है डिसगस्टेड हुए किससे, जो कास्ट बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, एक फीस्ट जो कि नेशनलिस्ट के ज़रिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ नेशनलिस्ट, ही लेफ्ट द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। मतलब सिंपल अगर बात करें तो एक क्या हुआ, कास्ट बेस्ड के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट किया गया कि शूद्रास इस जगह बैठेंगे, क्षेत्रियास इस जगह बैठेंगे, और आर्य और जो वो हैं ब्राह्मण इस जगह बैठेंगे, सबकी अलग अलग लाइन बना दी। मतलब एक क्या हुआ, एक कांग्रेस चल रही थी, ठीक है, एक मतलब हम कहें सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर ये गए, इन्हें बुलाया गया, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि लोगों की सीट जो है इधर उधर है, ब्राह्मण की अलग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण की अलग बिछाई गई है, ठीक है, जो शूद्रास हैं उनकी अलग है, और जो क्षेत्रियाज हैं उनकी अलग है। तो उन्हें ये चीज़ बुरी लगी कि लोगों के अंदर जो है बराबरी की बात नहीं है, लोग आपस में जो है इंडिविजुअल जो है लोग बाग आपस में अलग अलग हैं, सब ने एक दूसरे को अलग अलग कर रखा है, नीची कास्ट वालों को अलग बैठा रखा है, ठीक है। तो इन्हें ये अच्छा नहीं लगा और वो कांग्रेस छोड़ के वहाँ से चले गए, मतलब वो मीटिंग छोड़ के चले गए। फिर पेज नंबर 61 पर, नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फाउंड किया, मतलब हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। ही बिलीव दैट द ओरिजिनल तमिल एंड द्राविडियन कल्चर वॉज सब्जुकेटेड बाय द ब्राह्मण्स, ये कह रहे हैं इन्होंने सोचा कि जो ओरिजिनल द्राविडियन और तमिल कल्चर है ये सब्जुकेट किया गया है ब्राह्मण्स के जरिए। ही वॉन्टेड टू फ्री द सोसाइटी फ्रॉम कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, और ये चाह रहे थे कि जो हमारी सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी से साफ हो जाए, सुथरी हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है हमारी खत्म हो जाए। ही फेल्ट दैट द फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन वॉज द ओनली वे टू अचीव सच अ गोल, ये कह रहे हैं इन्होंने ये क्या सोचा कि जो फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन है यही एक ऐसा अचीवमेंट होगा हमारा, इस गोल को मतलब इस गोल तक पहुंचने के लिए यही हमारा एक अचीवमेंट होगा, टू अचीव अ सच अ गोल। अगर मैं ये रिलीजन से लेकर ये मज़हब की बात है, जो ये मज़हब वाली चीज़ें ख़त्म कर दूँ अगर मैं, तो मैं जो है ये गोल पूरा कर लूँगा, ये मेरी काम पूरा हो जाएगा, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई किसी को नीचा नहीं समझेगा। पेरियार ऑल्सो क्रिटिसाइज टू द कोर्ट्स ऑफ मनु विच वर व्यूड एज द सीट ऑफ एंशियंट लॉज इन द हिंदू सोसाइटी, इन्होंने जो है कोर्ट्स ऑफ मनु को जो है, कोर्ट्स ऑफ मनु क्या है अभी बताते हैं, ये इन्होंने इसे भी जो है क्रिटिसाइज़ किया, इसके खिलाफ गए, क्यों, क्या है इसमें, विच वर व्यूड एज द सेट ऑफ एंशियंट लॉज इन द हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी के अंदर सेट ऑफ लॉज बना था, कानून बना हुआ था, एंशियंट लॉज, पुराने ज़माने में हिंदू सोसाइटी होगी, उन्होंने कोई बड़े बूढ़े होंगे, उन्होंने कानून लिख दिए होंगे कि घर की औरतें पर्दे में रहेंगी, मुँह ढक के रहेंगी चाहे गिर जाएँ, ठीक है, घर की औरतें जो है बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है, और जो है औरतें जो हैं अगर हस्बैंड मर गया तो औरतें बुरी हैं, औरतों को जला दिया जाएगा, मतलब जो भी उन्होंने लिखा हो, ठीक है। तो ये जो एंशियंट लॉ थे जिसे जो है कोर्ट्स ऑफ मनु कहा गया, उसके खिलाफ गए ये, इन्होंने बिल्कुल उसे नहीं माना, क्योंकि पहले ज़माने के लोग लिख के जो चले गए अब वही थोड़ी ना मानते रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ गलत है ना, ब्राह्मण्स को इतना उस पर मान रहे हो, और शूद्रास क्षेत्रियास जो बाकी जो हमारी नीचे के सोसाइटी हैं अनटचेबल्स मान रहे हो उन्हें, तो ये सब बहुत गलत था, ठीक है। पेरियार क्रिटिसाइज द भगवत गीता एंड द रामायण, इन्होंने भगवत गीता और रामायण को भी क्रिटिसाइज किया। ही थॉट दैट ऑल दीज रिलीजियस बुक्स वर एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द ब्राह्मण्स डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द डोमिनेशन ऑफ द वुमेन बाई मैन, इन्होंने क्या सोचा कि ये जो सारी बुकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुकें हैं, भगवत गीता और रामायण, जब इन्होंने इसे देखा तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या अटेम्प्ट करती हैं कि ब्राह्मण्स को स्टेबलाइज करने, टू स्टेब्लिश द ब्राह्मण्स डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स की डोमिनेशंस को दिखाती है। भगवत गीता और रामायण भी इसमें यही दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण्स जो हैं वो ऊपर हैं, वो ऊंचे हैं, सोसाइटी के अंदर डोमिनेशंस हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड द डोमिनेशन ऑफ वुमेन बाय मैन, और जो मर्द हैं वो औरतों पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने भगवत गीता और रामायण को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, मना कर दिया, मतलब उससे भी ना मानते थे ये, इन्होंने ना स्वीकार किया। मैनी अपर कास्ट पीपल रिजेंटेड दीज आइडियाज़, काफ़ी अपर कास्ट पीपल ने रिजेंट किया ये आइडिया। पीपल फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी क्रिएटेड सनातन धर्म सभास एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड सेवरल एसोसिएशंस लाइक द ब्राह्मण सभास इन बंगाल। ये कह रहे हैं हिंदू सोसाइटी जो थी, हिंदू सोसाइटी जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, जो सारी चीज़ें करती थी, उन्होंने क्या किया, एक अपनी सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल शुरू किया नॉर्थ में, एंड सेवरल एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, और कुछ एसोसिएशंस भी बनाई जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में बनाई गई थी। दीज सभाज वर मेड टू प्रिजर्व कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सुपेरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स। ये सभा किस लिए बनाई गई, जो कास्ट
क्लास डिस्टिंक्शंस थी उसे प्रिजर्व करने के लिए, और जो सुपेरियरिटी थी ब्राह्मण्स की उसे बचाने के लिए। मतलब ये लोग जो है इन जो रिफॉर्मर्स थे इनके खिलाफ अब अपनी सभा बना रहे हैं, ठीक है, कि हम जो है मतलब अब ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो हैं ब्राह्मण जो हैं वो सोचेंगे अब तो हमारी सारी इज्जत चली जाएगी, हमारे ऐशो आराम चले जाएंगे, ठीक है, जो ऐशो आराम हम कर रहे हैं वो चले जाएंगे, जब हमें सुपीरियर नहीं माना जाएगा। तो उसे बचाने के लिए क्या कर रहे थे, अब इन्होंने अपनी अपनी सोसाइटी बनाना शुरू कर दी, मतलब इनके खिलाफ खड़े होने लगे। स्वामी दयानंदा सरस्वती, स्वामी दयानंदा सरस्वती यानी दयानंद पढ़ेंगे इसे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में पैदा हुए, 1883 में मर गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। एट द यंग एज ऑफ 12 रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, 12 साल की उम्र में ही इन्होंने आइडल वर्शिप कहते हैं किसी को भी पूजना, किसी की मूर्त बनाकर पूजना, किसी को भी एज अ आइडल अपना भगवान बनाकर पूजना, उसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बॉर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली ऑफ टंकारा इन गुजरात इन 1824, 1824 में एक जगह है टंकारा, ठीक है, वहाँ पर एक ब्राह्मण फैमिली थी जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। ही हैड लॉस्ट हिज फेथ इन रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप, इन्होंने अपना भरोसा अपना यकीन जो है पूरा खो चुके थे उस ज़माने में रिचुअल और आइडल वर्शिप्स में। फॉर अबाउट 15 ईयर्स ही वेंडर एज एन ascetic and took a vow in front of his guru to free the Hindu society of some of its evil। क्या हुआ जब वो 15 साल की बात करें, 15 साल तक ऐसे ही क्या हुआ, वे इधर उधर घूमते रहे और किसी भी भगवान में किसी में भी भरोसा इन्होंने छोड़ दिया। और क्या किया, took a vow in front of his guru to free the Hindu society टू सम ऑफ इट्स एविल, जो इस तरह के जो एविल्स थे, बुराइयाँ जो थी समाज में जो फंसी हिंदू सोसाइटी के अंदर जो बुराइयाँ थीं, इसे फ्री करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने गुरु के सामने ये सारी चीज़ें रखी। इन 1863 ही गेव द कॉल बैक टू वेदास, इन्होंने एक आवाज़ उठाई बैक टू वेदास, मतलब ही बिलीव दैट द वेदास कंटेन ऑल द नॉलेज इम्पार्टेड टू मैन बाय गॉड। इनका ये भरोसा था जितनी भी वेदास हैं उसके अंदर जो गॉड हैं उन्होंने सारी नॉलेजेस लिख रखी हैं, सारी नॉलेज उसके अंदर छोड़ रखी हैं, वो सारी वेदास के अंदर मौजूद हैं सारी नॉलेजेस। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड अदर एविल्स, क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी जो है ऑर्थोडॉक्सी और अदर एविल्स जो थे दैट हैड क्रेम्प्ड इन इंडियन सोसाइटी इन लेटर ईयर्स, मतलब जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जितनी भी सारी जो ऑर्थोडॉक्सी और एविल्स थे वो सारी जो चीज़ें थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ें उठाई, रिवॉल्ट की, लड़ाइयाँ की। इन 1875 ही फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई, और इन्होंने भी फिर आर्य समाज मुंबई में इस्टेब्लिश कर दिया, शुरू कर दिया मुंबई में। द आर्य समाज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और जो आर्य समाज था इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया, मतलब योगदान दिया किसमें, एजुकेशन, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के फील्ड में। इट ऑल्सो स्टार्टेड स्कूल ऑन द पैटर्न ऑफ गुरुकुल्स एंड कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, इन्होंने जो है जो स्कूल्स थे उसे भी स्टार्ट किए गुरुकुल्स के पैटर्न पे, और काफ़ी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस भी बनवाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन्स ऑफ गुरुकुल वॉज सेट अप एट कंगरी नियर हरिद्वार इन उत्तरांचल, क्या जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, वो कहाँ था, लाइन ऑफ गुरुकुल में, क्या था, कांगरी जगह का नाम है जो कि हरिद्वार उत्तरांचल में है, वहाँ पर सेटअप किया गया था। द आर्य समाजीज लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, और जो आर्य समाजीज थे, मतलब जो आर्य समाज चला रहे थे, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, स्ट्रेस मतलब काफ़ी फोर्स लगाया, काफ़ी प्रेशर डाला किसके ऊपर, कि जो आदमी और औरतों के बीच में अंतर है उसे बराबर किया जाए, ठीक है। दे कंडेम्ड अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी कंडेम किया, रोक लगाई उस पर। दोज हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजियस वर एनकरेज टू एम्बरेंस हिंदूज अगेन विदाउट एनी फेटर्स, और जो दूसरे लोग इधर उधर के रिलीजन में अलग अलग मज़हब में भटक गए थे, इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, उन्हें दोबारा से इंकरेज किया गया कि अपने हिंदू मज़हब में वापस आ जाएं किसी भी फेटर्स के। ओनली अ स्पेशल प्योरिफिकेटरी सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि लेटर बिकम अ मूवमेंट इन इटसेल्फ, मतलब खाली क्या करना होता था, एक सेरेमनी मतलब एक पूजा जो होती है उस तरह की पूजा की जाती थी जिसे शुद्धि कहा जाता है, ठीक है, शुद्धि, अपनी बॉडी को शुद्ध करना, मतलब साफ क्लीन करने के लिए एक जो है इस तरह का प्यूरिफिकेशन सेरेमनी की जाती थी बस।
ऐसा कुछ नहीं कितने पैसे देने हैं, ये करना है, पेपर साइन करना है, ठीक है, अंगूठा लगाना, ऐसा कुछ नहीं। द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज वॉज फेल्ट मोस्ट ऑफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। और ये जो आर्य समाज था इसका इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी जो नॉर्दर्न इंडियन स्पेस है, मतलब इंडिया का जो नॉर्थन वाला साइड है, स्पेस है, उस जगह पर काफ़ी, जैसे स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की, गुजरात की, पंजाब की, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और दयानंद सरस्वती पब्लिश हिज रिलीजियस कमेंट्रीज कॉल्ड सत्यार्था प्रकाश। इन्होंने अपनी रिलीजियस कमेंट्रीज भी जो है पब्लिश की थी, जिसका नाम सत्यार्था प्रकाश है 1877 में। In 1885, his followers, led by Lala Hansraj, established Dayananda Anglo-Vedic School at Lahore, देव स्कूल। फिर क्या हुआ, इसके बाद 1885 में इन्हीं के फॉलोअर थे, जो इनके चेले थे, उन्होंने क्या हुआ, जो लाला हंसराज इनके चेले थे, इस्टेब्लिश दयानंदा एंग्लो वैदिक एक्टिव स्कूल। क्या ये एक स्कूल था, दयानंदा एंग्लो वैदिक स्कूल, कहाँ पर, लाहौर में। किसने खोला, जो कि इनके क्या थे, शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे। टुडे बोथ द आर्य समाज एंड देव यानी दयानंदा एंग्लो वैदिक स्कूल्स आर एक्टिव इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑल ओवर इंडिया। अब आजकल के ज़माने की बात करें तो ये जो दोनों आर्य समाज और देव स्कूल्स एक्टिव हैं पूरे हमारे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इंडिया के अंदर। सम ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट लाइक लाला लाजपत राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी श्रद्धानंदा बिलोंग टू आर्य समाज। स्वामी ये कह रहे हैं, अब ये कुछ यहाँ पर नाम बताएं, जैसे कि लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, कुछ क्या, सम ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी, जैसे कि लाला लाजपत राय हैं, या दूसरे जैसे कि स्वामी श्रद्धानंदा बिलोंग टू आर्य समाज। स्वामी आर्य समाज ये भी आर्य समाज से बिलोंग करते थे। स्वामी दयानंद पास्ड अवे इन 1883 बट आर्य समाज लिव्स अप टू दिस डे। और ये कह रहे हैं जो स्वामी दयानंद थे उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था, ठीक है। तो स्वामी दयानंद जो थे ये इनकी मृत्यु हो गई 1883 में, और उसके बाद भी ये आर्य समाज जो है अब तक चला जा रहा है, हर जगह काम हो रहा है इस पे। रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। क्या, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस 1836 में पैदा हुए, 1886 में इनकी डेथ हो गई। वॉज अ सेंटली पर्सन, ये एक सेंटली पर्सन थे, मतलब साधु वाली ज़िंदगी थी इनकी। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये क्या करते थे, ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ पीपल जो है कमांड करते थे पूरी ज़िंदगी में, अपनी जितने भी हर कदम इन्होंने जो उठाए पूरी ज़िंदगी में। ही वॉज अ प्रीस्ट ऑफ काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर नियर कलकत्ता। जो कोलकाता यानी जिसे हम कोलकाता कहते हैं, अब वहाँ पर जो कलकत्ता पहले पढ़ा जाता था, तो वहाँ पर एक जगह है काली टेम्पल जो कि दक्षिणेश्वर में है, वहाँ की ये प्रीस्ट थे, साधु थे। ही हेल्ड द व्यू दैट सर्विस टू मैन वॉज द सर्विस टू गॉड। इनका ये मानना था, इनका ये नज़रिया था कि किसी इंसान की मदद करोगे यानी तुम किसी इंसान के लिए काम कर रहे हो, यानी तुम खुदा के लिए काम कर रहे हो, यानी तुम किसी इंसान की सर्विस में आगे बढ़ रहे हो, तो यानी तुम खुदा की सर्विस में, अपने भगवान की सर्विस में आगे बढ़ रहे हो। दैट वन कैन रीच इन मैनी डिफरेंट वेज, और जो कि इंसान अलग अलग तरीक़ों से पहुंच सकता है, इन कामों को कर सकता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें अच्छा काम ना करना है तो अपने भगवान, अगर किसी का पेट भरना है या तुम्हें किसी को खाना खिलाना है, तो ये नहीं कि भगवान के पास गए, मंदिर में गए, वहाँ पर खूब सारा खाना रख दिया। अब वही खाना अगर तुम किसी के गरीब को भी खिला दोगे, तो इसका मतलब, इनका मानना ये था कि इसका मतलब सेम मतलब यही है कि तुमने किसी गरीब को खिलाया, यानी अपने भगवान को भोग चढ़ाया, भोग ही कहते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी अपने भगवान को दिया। ही स्पोक टू पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज, और लोगों से ये इनकी जो लोग होते थे उनकी खुद की भाषा में बोलते थे, मतलब जैसे अब जो लोग जो भाषा समझता था उसी लैंग्वेज में ये बात करते थे। ही हैड अ वेरी लार्ज फॉलोइंग। अब ये लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बोलने का क्या फ़ायदा होता है, अगर मान लो कोई इंसान हिंदी जानता है, अब आप जाके वहाँ पर अंग्रेज़ी झाड़ने लगे अपनी, ठीक है, अंग्रेज़ी दिखाने लगे, तो उस इंसान को पहले तो आपकी अंग्रेज़ी समझ में नहीं आएगी, आपकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, और आपका इंप्रेशन, चाहे मेरे हिसाब से वो सोचे यार इसे तो इंग्लिश आती है, मगर आपका और उसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी ना। तो बातचीत करने के लिए आपस में एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आमने सामने वाले को समझ में आए। ही हैड अ वेरी लार्ज फॉलोइंग, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंदा सरस्वती वर हिज इंपॉर्टेंट एंड फेमस फॉलोअर। जो केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका अभी हमने इनसे पीछे पढ़ा था ये वाले, ये सभी इनके फेमस फॉलोअर्स थे। क्या थे, इनके शिष्य थे, यानी जो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनके ही कौन थे, इनके ही स्टूडेंट थे। फिर नेक्स्ट देखिए स्वामी विवेकानंद।
1863 से लेकर 1902 तक वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड अ डिसिपल ऑफ रामाकृष्णन परमहंस। रामाकृष्णन परमहंस के ही ये स्टूडेंट थे, डिसिपल थे, इनके फॉलोअर थे, ठीक है, इनके मुरीद थे और ये ब्रिलियंट स्कॉलर थे। 1863 में पैदा हुए, 1902 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, हिज रियल नेम वॉज नरेंद्रनाथ दत्ता, इनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। विवेकानंद लर्न अबाउट स्पिरिचुअल मैटर फ्रॉम हिज गुरु रामकृष्णन परमहंसा, और इन्होंने जो विवेकानंद हैं इन्होंने स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर पढ़ाई की, किसकी मदद से? रामकृष्णन परमहंस की वजह से, ये इनके गुरु थे, इनकी मदद से, ठीक है। अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदांता, ही गेव अ स्पिरिचुअल टच टू इंडियन नेशनलिज्म एट अ टाइम व्हेन इट वाज अंडरगोइंग डीजेनरेशंस बिकॉज ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हो रहा था, तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये स्कॉलर थे वेदांता के, इन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल टचेस दिए इंडियन नेशनलिज्म को। कब? जब वो डी जनरेशन में जा रहा था, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हो रहा था। हिज अराइवल ऑन द इंडियन सीन ग्रेटली चेंज द आउटलुक ऑफ मैनी पीपल। इनके आने की वजह से, इनकी वजह से जो इंडियन का सीन है जो वो काफ़ी बदल गया, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड हिंदूज़ इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो, इन्होंने शिकागो यूएसए के अंदर भी जो है हिंदूज़ को जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में क्या किया? प्रेजेंट किया। इन 1893 वेयरिंग द ड्रेस ऑफ सन्यासी ही डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट स्पीच ऑन द यूनिवर्सल अपील ऑफ हिंदू फिलोसफी। कैसे? यूएसए में शिकागो में क्या किया इन्होंने, एक अपनी सन्यासी वाली जो ड्रेस होती है, ठीक है, कुर्ता पजामा, धोती वोती जो भी होता हो, ठीक है, नॉर्मल सिंपल ड्रेस जो होती है वो पहनकर इन्होंने एक काफ़ी बेहतरीन स्पीच दी। कहाँ पर? यूनिवर्सल अपील के लिए ऑफ हिंदू फिलोसफी, ठीक है। कहाँ पर? शिकागो में, यूएसए में। इन 1887 विवेकानंद फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन इन द मेमोरी ऑफ हिज गुरु। फिर बाद में रामाकृष्णन मिशन बनाया इन्होंने, विवेकानंद ने 1887 में अपने गुरु रामाकृष्णन की याद में। द मिशन अंडरटुक मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ स्कूल्स, इन्होंने जो मिशन था इसके अंदर क्या था? मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ स्कूल्स यहाँ पर थे, और फेनेजेस थे, मतलब जहाँ पर जो हॉस्पिटल्स थे, लाइब्रेरीज थी, मतलब पढ़ने के लिए, इलाज के लिए स्कूल्स खोले गए। ऑर्फनेजेस मतलब जहाँ पर अनाथ लोग रहते हैं, ठीक है, अनाथ बच्चे या जो भी हों, ठीक है। लाइक अदर रिफॉर्मर्स ऑफ हिज दिस टाइम ही ऑल्सो कंडेम्ड आइडल वर्शिप टर्मिंग इट एज ब्लाइंड फेथ। और इन्होंने भी, जैसे कि दूसरे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी आइडल वर्शिप को ख़त्म किया और क्या कहा? टर्म दिया उसे ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधभक्त कहा इन्होंने। क्या कहा उन लोगों को? अंधभक्त, ब्लाइंड फेथ, ठीक है, अंधभक्त जिसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा ये जो आइडल वर्शिप है ये अंधभक्त हैं, इन्होंने भी इसे क्या किया? मना किया। इन 1887 विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये हमारा हो गया। विवेकानंद ऑल्सो प्रमोटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के बाहर भी जो हमारा इंडियन कल्चर है उसे भी प्रमोट किया विवेकानंद ने, मतलब बाहर भी, इंडिया के बाहर भी हमारा कल्चर पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसे फैलाया। ही ऑलवेज टुक प्राइड इन हिज हेरिटेज एंड अर्ग द यूथ टू वर्क फॉर देयर मदरलैंड। इन्होंने हमेशा क्या किया? प्राइड इन हिज हेरिटेज, अपने हेरिटेज में हमेशा प्राइड किया, मतलब टू प्राइड मतलब सिंपली जो है हमेशा जो है ये गर्व वाले काम करते थे। और अगर हम बात करें तो ये जो यूथ थे, जो जवान थे, उन्हें हमेशा जो है अर्ग करते थे, उन्हें जो है हमेशा सपोर्ट करते थे और उन्हें हमेशा बताते थे कि वो अपने मदरलैंड के लिए काम करें। विवेकानंद डाइड एट अ यंग एज ऑफ 39, इनकी 39 की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। इवन ड्यूरिंग दिस रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, और यहाँ तक कि अगर बात करें तो अगर सच में ही ये बहुत छोटा पीरियड है, ही डिड मच टू रियलाइज द प्रेस्टाइज ऑफ इंडिया कल्चर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। अब ये जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, ये खाली 39 ईयर ही रहे, 1 साल कम, 40 साल एज ये, उसमें भी इतने बड़े बड़े काम कर गए कि इंडिया के अंदर तो अंदर, बाहर भी इन्हें जाना जाता है और इनके कामों को जाना जाता है। वुमेंस इनिशिएटिव फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, वुमेंस इनिशिएटिव जो कि वुमेंस कॉज के लिए हुए थे। मैनी वुमेन केम फॉरवर्ड फॉर द कॉज ऑफ वुमेंस एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से जो है काफ़ी वुमेन भी खड़ी हुई, इन सब चीज़ों में आगे आई। What was heartening was that many Muslims women also came in this category। ये कह रहे हैं क्या ऐसा मामला था जिसमें काफ़ी वुमेन मुस्लिम्स जो थी, वुमेन मुस्लिम जो औरतें थी, मुस्लिम औरतें थी, वो भी इस कैटेगरी में आई। फॉर एग्जाम्पल द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन वुमेन्स एजुकेशन। जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल जो है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम अपना रोल निभाया है इसमें वुमेन एजुकेशन को लेकर, मतलब औरतों को पढ़ाने के लिए।
अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज फाउंडेड एट भोपाल। क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल खोला इन्होंने भोपाल में, ठीक है, लड़कियों के लिए। बेगम रुकैया शखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। और जो बेगम रुकैया शखावत हुसैन जो थी, इन्होंने जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में भी, यानी कोलकाता में भी स्कूल खोले। पटना कहाँ पर है, बिहार में। बाय द 1818 इंडियन वुमेन्स, क्या अगर हम 1880 की बात करें तो इंडियन वुमेन बिगेन द एंटर यूनिवर्सिटीज़, बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटी। फिर 1880 तक जो है, अब इसमें क्या हुआ, इंडियन वुमेन जो इंडिया की औरतें हैं, इन्होंने क्या करना शुरू किया, अब इतनी तरक्की होनी शुरू हो गई, मतलब जो इंडियन की औरतें हैं उन्होंने अपने पहले छोटे छोटे स्कूल में पढ़ना शुरू किया, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में भी दाखिले लेने शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी में भी एंट्री लेना शुरू कर दी। मैनी ऑफ देम बिकेम, यहाँ के बच्चों लाइनें अपने बुक में देख लिए, ठीक है। मैनी ऑफ देम बिकेम डॉक्टर्स वाइल मैनी अदर बिकेम टीचर, काफ़ी तो उसमें डॉक्टर बनी, काफ़ी टीचर बनी। मैनी वुमेन स्टार्टेड राइटिंग क्रिटिकली अबाउट वुमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी, और काफ़ी औरतों ने तो अपनी जो वुमेन्स स्टेटस है सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ताराबाई सिंधे, जैसे कि हम ताराबाई सिंधे की बात करें, हु वॉज एजुकेटेड एट पूना, जो कि जिन्होंने पूना में पढ़ाई की थी। रॉट अ बुक टाइटल स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि पुणे में पढ़ी थी, इन्होंने बुक का नाम रखा था स्त्री पुरुष तुलना, मतलब औरत और मर्द की तुलना, ठीक है। कंपैरिजन, मेल फीमेल कंपैरिजन इंग्लिश में देखें तो दोनों को कंपेयर करना, इसका मतलब ये निकल रहा है। विच मीन्स अ कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। इट वाज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसमें क्या लिखा था, इन्होंने पूरा ये बताया था कि कैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी अगर हम बात करें तो आदमी और मर्द और औरत के बीच में किस तरह का कंपेरिजन होता है, किस तरह से उसे कंपेयर किया जाता है, किस तरह से औरत को नीचा माना जाता है, किस तरह से आदमी को डोमिनेट किया जाता है, किस तरह से आदमी को ये बताया जाता है कि वही घर का हेड है, वही मुखिया है, वो जो चाहे वो करे, औरत को मारे पीटे, औरत कुछ नहीं कहेगी, औरत चुपचाप पिटती रहेगी। ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बताई थी, ठीक है, कंपैरिजन किया था उसमें, ठीक है। पंडिता रामाबाई इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन, ये भी एक दूसरी एग्जांपल है रिवोल्यूशनरी वुमेन की, पंडिता रामाबाई। ये भी एक रिवोल्यूशन में साथ दे रही थी, मतलब जो पंडिता रामाबाई हैं ये भी जो है एक दूसरे रिवोल्यूशनरी वुमेन है। यहाँ पर देखिए, शी रॉट रिच अकाउंट्स ऑफ माइजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन इन द हिंदू हाउस होल्ड। हिंदू हाउस होल्ड के अंदर जो माइजरेबल लाइव्स थी अपर कास्ट वुमेन के अंदर, उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, ठीक है। शी इवन फाउंडेड अ विडोज़ होम टू गिव शेल्टर टू द नीडी विडो, इन्होंने यहाँ तक के विडोज़ होम बनाया जिसमें जो है जो ज़रूरतमंद औरतें हों जिसके हस्बैंड ना हो, जैसे अब कुछ औरतें ऐसी थी जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो कहाँ रहेंगी, घर से भी निकाल दिया, ठीक है, घर वाले अपने जो उनका माँ बाप का घर है वहाँ नहीं बुलाया गया, कहीं नहीं बुलाया गया, तो उन लोगों के लिए एक घर बनाया विडोज़ होम, जहाँ पर जो ऐसी औरतें थीं वहाँ पर जाके रहती थीं। शी अरेंज्ड फॉर सम वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सच विडोज सो दैट दे कोड सस्टेन देमसेल्फ, और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी अरेंज की जिससे जो है औरतों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे आगे चलाएंगी, कैसे वो सारी मुसीबतों से लड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इट वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन दैट दीज डेवलपमेंट्स वर नॉट वेलकम बाय ऑर्थोडॉक्स पीपल, जैसे कि हम सभी को पता है जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं वो इसे स्वीकार तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या सोच रहे थे कि हमें तो सब सारी चीज़ें ऐशो आराम की मिल रही हैं, हमें घर पे बैठे सारी चीज़ें, लोग बाग हमें तोहफे दे के जाते हैं, ज़मीनें हमें मिल रही हैं, ठीक है, हर कोई। अब भाई अब किसी को कोई चीज़ आप देंगे फ्री की मिल रही है तो उसे बुरी थोड़ी ना लगेगी, अब आप उससे जब वापस लेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा। तो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो लोग इसके खिलाफ जो है, ऐसा नहीं था कि इसका वेलकम किया जा रहा हो, ठीक है। तो इस तरह के जो फोरग्राउंड कंक्लूजन्स थे कि डेवलपमेंट जो था ये वेलकम नहीं किया जा रहा था ऑर्थोडॉक्स पीपल के ज़रिए, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज व्यूड दीज डेवलपमेंट्स एज हार्मफुल अपिंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर विच वुड एरोड द ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज क्या सोचते थे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो है हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न कल्चर विच वुड एरोड द ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़, कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर लेके आएंगे तो हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो अगेंस्ट सच डेवलपमेंट, और कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी थे जो कि इस डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मैनी वुमेन एक्टिवली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन रिफॉर्म्स मूवमेंट, अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी औरतें भी अब इसमें पार्ट लेना शुरू कर दी थी, इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ के वर्ड आप अपने आप देखिए, मैनी वुमेन्स पॉलिटिकल ग्रुप्स वर फॉर्म विच पुश फॉर वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, काफ़ी वुमेन्स पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल के आए जिन्होंने जो है ये
फोर्स लगाया, ये प्रेशर लगाया कि औरतों को भी हक देना चाहिए, राइट्स देना चाहिए वोटिंग का, ठीक है। पहले क्या होता था, खाली मर्द ही वोट करते थे, फिर बाद में औरतों पे भी ये हक मिला। दे ऑल्सो फॉट फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, बेटर हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए वुमेन की, उसके लिए भी इन्होंने लड़ाई की कि औरतों की सेहत और उसकी पढ़ाई का भी ख्याल रखने के लिए, ठीक है। वुमेन ज्वाइन डिफरेंट नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 1920, और 1920 की बात करें तो काफ़ी वुमेन ने जो है अलग अलग तरीके की नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। रिफॉर्म मूवमेंट फॉर वुमेन वर सपोर्टेड बाय लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर सच एज नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। और जो रिफॉर्म मूवमेंट था जो औरतें कर रही थी, इन औरतों को कौन सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी लीडिंग नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने भी इन्हें सपोर्ट किया। दे ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट, और जो वो वुमेन्स वोटिंग राइट था कि औरतों को भी हक देना चाहिए वोट करने का, इसे भी, इस बात पर भी इन्होंने सपोर्ट किया। बेटर एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर, जो मतलब औरतों की सेहत और पढ़ाई के लिए भी जो औरतें डिमांड कर रही थी, उसके लिए भी इन्होंने सपोर्ट किया। बाकी जो रिफॉर्मर्स थे, बाकी जो नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने इन औरतों को सपोर्ट किया। पेज नंबर 63 पर देखिए, मुस्लिम रिफॉर्मर्स रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट है यहाँ पर, मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान, पहले यहाँ पर मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट देखते हैं कैसे शुरू हुआ, और ये सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया जा रहा है। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सर सैयद अहमद खान के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज एंड एजुकेशन स्प्रेड स्लोली अमंग मुस्लिम्स। ये कह रहे हैं अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो ये जो वेस्टर्न आइडियाज़, एजुकेशन है, ये अब मुस्लिम्स के अंदर भी फैलने लगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर हम दूसरी सोसाइटी की बात करें तो दूसरे सोसाइटी के मुकाबले मुस्लिम्स के अंदर अब ये सारी चीज़ें आने लगी, लोग बाग एजुकेशन लेने लगे, मुस्लिम लोग पढ़ने लगे। दूसरी सोसाइटी में के हिसाब से मुस्लिम्स जो है इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे। अब मतलब वो लोग अब वेस्टर्न आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, एजुकेशन को हासिल कर रहे थे, मतलब पढ़ाई की तरफ जा रहे थे। इन द अर्लियर पीरियड देयर एक्टिविटीज़ वर डायरेक्टेड टूवर्ड इस्लामिक लर्निंग। शुरुआत की अगर बात करें तो स्टैंडिंग इट्स टीचिंग, मतलब अगर हम पहले की बात करें तो जो इस्लामिक लर्निंग थी और स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ यानी ताकत, स्ट्रेंथनिंग इट्स टीचिंग, अपनी टीचिंग को स्ट्रेंथ करना और इस्लामिक लर्निंग की तरफ ही डायरेक्ट करते थे पहले ये। मगर आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 देयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस कंपेल्ड देम, क्या, जब 1857 की क्या हुई, रिवॉल्ट हुई, उसकी जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस था, कंपेल देम टू एक्सेप्ट सर्टेन चेंजेस एंड ऑल्सो गेट रेड ऑफ सर्टेन सोशल अब्यूजेस लाइक पर्दा सिस्टम एंड पॉलीगैमी। जो पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी का मसला था, ये सब चीज़ें भी इन्होंने कम करी। पहले क्या होता था, पर्दा सिस्टम की वजह से औरतें बाहर नहीं जाती थी, लड़कियाँ बाहर नहीं जाती थी पढ़ने, ठीक है, या बैकवर्डनेस की वजह से जब 1857 में जब लड़ाई हुई उसमें एजुकेशनल बैकवर्डनेस इन्होंने देखी, तो काफ़ी चेंजेस इन्होंने अपने एजुकेशन के अंदर किया। पहले क्या था, खाली इस्लामिक लर्निंग होती थी, ठीक है, अपनी टीचिंग को ही मजबूत करना होता था, मगर बाद में इन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट इन टू गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर विच इंग्लिश एजुकेशन वॉज एन एसेंशियल परक्विसाइट्स, मतलब इन्होंने जो है काफ़ी गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हिस्सा लेना चाहा, जॉब लेने चाहिए कि अब गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम करना चाहा, तो अब उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, तो इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन भी शुरू की। अब गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए, उसके लिए तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो इंग्लिश भी इन्होंने पढ़नी शुरू की। सर सैयद अहमद खान 1817 से लेकर 1899, यानी 1817 में पैदा हुए और 1899 में इनकी डेथ हो गई। वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुस्लिम रिफॉर्मर्स, ये सबसे बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर्स हैं। ही केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ नोबल्स ऑफ मुगल कोर्ट एंड ज्वाइन द सर्विस ऑफ द कंपनी एज अ जुडिशियल ऑफिसर। क्या हुआ, ये कहाँ से आए, नोबल्स ऑफ मुगल कोर्ट के एक नोबल्स थे। नोबल्स आपने सुने होंगे, नोबल्स कैसे कहते हैं, जो दरबारी होते हैं, ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उनके फैमिली से थे ये मुगल कोर्ट के, ठीक है, मुगल कोर्ट के एक नोबल थे, उनके फैमिली से थे ये। एंजॉय द सर्विस ऑफ कंपनी एज अ जुडिशियल ऑफिसर, और इन्होंने सर्विस ऑफ कंपनी को ज्वाइन किया एज अ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब जुडिशियल ऑफिसर के काम पर इन्होंने शुरू किया काम अपना। मोर देन आ हाईएस्ट कैलिबर एंड इंटीग्रिटी, जो कि एक हाईएस्ट कैलिबर और इंटीग्रिटी से ज़्यादा होता है। मोर देन अ जुडिशियल ऑफिसर ही वॉज एन एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट एंड अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर एंड इंटीग्रिटी, मतलब एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ साथ उसके अलावा और वो उससे भी ज़्यादा थे, ठीक है, क्या थे, जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा और क्या थे, वो एकेडमिशियंस थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, हाईएस्ट कैलिबर और इंटीग्रिटी के। ही ऑर्गेनाइज द अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज किया। एंड थ्रू हिज इनिशिएटिव द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी हमारा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है,
क्या इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इनकी ही शुरुआत से ही क्या हुआ, इन्हीं के ही मदद से ही क्या हुआ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज जो कि फाउंड हुआ, इनके ही ज़रिए इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही खोला। ठीक है। फिर इन 1920 इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है MAO कॉलेज जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम पड़ गया उसका। एंड द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशनल एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़ अमंग मुस्लिम्स। और यहीं से क्या हो गया, ये एक सेंटर बन गया मुस्लिम्स के लिए, पॉलिटिकल एजुकेशनलिस्ट और लिटरेरी एक्टिविस्ट अमंग मुस्लिम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिफॉर्म्स मूवमेंट अमंग पारसीज एंड सिख्स। पारसीज और सिख्स के अंदर किस तरह के रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए। पहले पारसीज हैं, उसके बाद सिख्स हैं। 1851 द पारसीज हैड स्टार्टेड द पारसीज रिलीजियस रिफॉर्म्स एसोसिएशन। 1851 में जो पारसीज थे उन्होंने पारसी रिलीजियस रिफॉर्म्स एसोसिएशन स्टार्ट किया। रहनुमाई मसदयासनन सभा, जिसका नाम क्या था, रहनुमाई मसदयासनन सभा और पारसी रिलीजियस रिफॉर्म्स एसोसिएशन। द स्मॉल पारसी कम्युनिटी इन इंडिया टू सफर सम ऑर्थोडॉक्सी। ये कह रहे हैं एक छोटी सी जो स्मॉल पारसी कम्युनिटी थी वो भी जो है इस ऑर्थोडॉक्सी से सफ़र कर रही थी, उन्हें भी इन चीज़ों से परेशानी हो रही थी। दादा भाई नौरोजी, क्या दादा भाई नौरोजी जो कि 1825 में पैदा हुए और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। हु वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ ग्रेट पायोनियर इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ये भी क्या थे, ये काफ़ी एसोसिएटेड थे किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफ़ी जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे उससे ही। एंड वॉज अ ग्रेट पायनियर इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, और सोशल रिफॉर्म्स के अंदर ये भी एक बड़े जो है पायनियर रह चुके हैं, काफ़ी बड़ा इन्होंने काम किया है। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर द रस गुफ्तार। इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था क्या नाम था, रस गुफ्तार के नाम से इन्होंने एक अखबार जारी किया। ठीक है। टू प्रोपोगेट द न्यू थॉट, कि लोगों तक नई सोच पहुँचाई जाए, नए थॉट्स को प्रोपोगेट करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट पारसी लीडर नौरोजी फुरदूंजी फाउंडेड द पारसी गर्ल्स स्कूल। एक दूसरे इंपॉर्टेंट पारसी लीडर हैं जिनका नाम है नौरोजी फुरदूंजी, इन्होंने पारसी गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। विद इन अ फ्यू ईयर्स द पारसी बिकम अ हाईली वेस्टर्नाइज कम्युनिटी इन इंडिया। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ ही सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली उन लोगों ने कि हाईली वेस्टर्नाइज कम्युनिटी माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है। फिर आए नेक्स्ट सिख। क्या है सिख, द सिंह सभाज फॉर्मर लाहौर एंड अमृतसर, जो कि लाहौर और अमृतसर में 1870s में एक सिंह सभा बनाई गई। ठीक है। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इसने भी काफ़ी एजुकेशंस के मुताबिक एजुकेशंस को लेकर, मतलब एजुकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। उसे फैलाने में, स्प्रेड करने में। इनिशियली दे फंक्शन एज सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बट लेटर वर मर्ज इनटू वन। शुरुआत में जो है अलग अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बाद में एक मिलाकर, एक मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन कर दी, मिला दी गई। इन 1892 खालसा कॉलेज वॉज फाउंडेड इन अमृतसर। फिर 1892 में एक कॉलेज बनाया खालसा नाम का। ठीक है, अमृतसर में। इट ऑल्सो रिसीव ब्रिटिश सपोर्ट। इन लोगों को जो है, मतलब इससे जो है इन लोगों को ब्रिटिश सपोर्ट भी मिला। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अकाली दल, क्या अकाली दल के फॉर्मेशन के बाद अ पावरफुल मूवमेंट फॉर रिटर्न ऑफ गुरुद्वारा वॉज लॉन्च। एक पावरफुल मूवमेंट जो था, जो क्या था उसका, रिटर्न ऑफ गुरुद्वारा। ये रिटर्न ऑफ गुरुद्वारा के लिए जो है एक लॉन्च किया गया एक अकाली दल। एक क्या था ये, एक पावरफुल मूवमेंट था। द श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फ्रीड द गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी बनाई गई एक, उन्होंने क्या किया, फ्रीड द गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत। जो महंत थे उनके कंट्रोल से गुरुद्वारा को छुटाया, फ्रीड किया। इन 1925 द कमेटी वॉज गिवन द राइट फॉर मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज। फिर 1925 की बात करें तो जो महंत थे उन लोगों से छुड़ाकर गुरुद्वाराज को उनके कंट्रोल में थे। महंत जो होते थे उसके लिए ये समझ लिए गुरुद्वाराज उन्हीं के कंट्रोल में था। उनसे हटाकर जो राइट था वो किसे दे दिया गया, मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज का राइट किसे दे दिया था, जो कम्युनिटी थी उसे राइट दे दिया कि अब गुरुद्वारा जो हैं, जो उनकी जो सिख जो हैं जहाँ पर अपनी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वो जो जगह है वो अब उसकी कम्युनिटी देखभाल करेगी। कोई महंत नहीं रखा जाएगा, कोई साधु प्रीस्ट नहीं होगा, जो कम्युनिटी होगी वही उसकी देखभाल करेगी, सब मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है। अदर रिफॉर्म मूवमेंट, दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी। द सोसाइटी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाई मैडम हेलिना बलावत स्काई एंड कॉलोनल ऑलकोट एट न्यूयॉर्क इन द USA इन 1815। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है ओरिजिनली किसके ज़रिए फाउंड की गई थी, मैडम हलीना बेलावेट स्काई एंड कॉलोनियल ऑलकोट
एट न्यूयॉर्क इन द यूएसए। न्यूयॉर्क में जो मतलब जो यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क जगह है वहाँ पर 1815 में ये सोसाइटी बनाई गई थी। दे लेटर केम टू इंडिया एंड शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस सोसाइटी टू अदियर नियर चेन्नई इन 1886। बाद में ये जो सोसाइटी है ये इंडिया में लाई गई और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है अदियर जो है चेन्नई जो है चेन्नई में अदियर जगह है वहाँ पर 1886 में शिफ्ट कर दी गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। इन 1893 एन आयरिश लेडी, मतलब एक आयरिश लेडी जो है वो जो है एनी बेसेंट, जिसका नाम क्या है एनी बेसेंट, 1893 में केम टू इंडिया एंड टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी की लीडरशिप उन्होंने उठा ली, मतलब यहाँ की इस सोसाइटी की लीडर बन गई। ये जो सोसाइटी चल रही थी क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कहाँ से आई थी वो, आयरिश। शी हैड, मतलब आयरिश लेडी, ठीक है। शी हैड बीन इन्फ्लुएंस बाई हिंदू थाट्स एंड रिलीजन, ये भी जो है काफ़ी इंडियन हिंदू थाट्स और रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुई थी। एंड वांटेड टू डू फर्दर रिसर्च एंड स्प्रेड नॉलेज, और काफ़ी रिसर्च करना चाहती थी इसके ऊपर और नॉलेज फैलाना चाहती थी। बिसाइड द सोसाइटी इन कोलेब्रेशन विद मदन मोहन मालवीय, शी ऑल्सो फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस। और इस सोसाइटी के अगर इसके अलावा बात करें, इन कोलेब्रेशन विद मैडम मोहाना मालवीय, मतलब मैडम मोहाना मालवीय के साथ इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एक फाउंड किया 1915 में, विच वॉज लेटर टू बिकम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वही बाद में बनारस हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया गया। शी प्रीच अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी, इन्होंने भी चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी के खिलाफ जो है काफ़ी लोगों को बताया, समझाया। ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये भी जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मैं बिलीव करती थी, भरोसा रखती थी। मतलब यूनिवर्सली, मतलब यूनिवर्स, खाली एक इंडियन अमेरिका खाली इसकी बात नहीं करी, पूरी यूनिवर्स ब्रदरहुड, मतलब पूरी दुनिया में जो हमारा यूनिवर्स है, पूरी धरती पर जितने भी भाई, जितने भी लोग, इन सब भाईचारगी से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाई वैदिक थाट, ये जो है वैदिक थाट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। एंड फाउंड द उपनिषद्स आ स्टोर हाउस ऑफ विजडम एंड नॉलेज, और उपनिषद्स को क्या बताया कि वो स्टोर हाउस ऑफ विजडम और नॉलेज है। द टर्म थियोज इन ग्रीक मीन्स गॉड, थियोसॉफिकल, थियो जो वर्ड है ना, थियोसॉफिकल, इसमें थियो का मतलब होता है गॉड। ठीक है, ग्रीक में थियो कहते हैं गॉड को, तो उससे ही ये वर्ड बनाया गया है, थियोसॉफिकल। फिर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64, तो अब पर देखिए, एंड द सोफी मीन्स नॉलेज, यानी गॉड नॉलेज। थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, गॉड नॉलेज। दस द नेम गिवन टू द सोसाइटी वॉज इन परस्यूट ऑफ इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेंसिंग द मूड ऑफ द टाइम, मतलब ये जो मकसद था इस सोसाइटी का ये नाम देने का, सिंपल क्या था, जो इनका ऑब्जेक्टिव था उसे समझाने का, ठीक है, उसे सेंस कराने का, गॉड नॉलेज। ठीक है, इसका नाम भी ऐसे ही बताया गया। एनी बेसेंट वॉज जस्ट नॉट एन आइडियल फिलोसोफर, अगर हम बात करें तो उस ज़माने की, ऑफ इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव सेंसिंग द मूड ऑफ द टाइम, एनी बेसेंट वॉज जस्ट नॉट एन आइडियल फिलोसोफर। अगर वो हम बात करें एनी बेसेंट की तो खाली एक आइडियल फिलोसोफर ही नहीं थी। शी टुक कीन इंटरेस्ट इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्लंग हेडलॉन्ग इनटू इट, और इन्होंने जो है काफ़ी मदद की और काफ़ी इंटरेस्ट लिया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, जो इंडिया फ्रीडम अपनी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल मेहनत कर रहा था उसमें भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। शी स्टार्टेड द होम रूल लीग विच वॉज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन देन द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वैसे ही इन्होंने होम रूल लीग, जो कि क्या है एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम जो बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी वैसे ही इन्होंने भी स्टार्ट की थी। शी वॉज ऑल्सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1817 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। Not to be left behind on literary front, she also wrote a book entitled How India Fought for Freedom। और अगर हम बात करें तो ये जो है लिटरेचर में भी पीछे नहीं रही, इन्होंने भी जो है क्या किया, इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी, मतलब एक बुक लिखी जिसमें क्या नाम था इसका, हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, इंडिया कैसे लड़ा फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। ठीक है, इनकी बुक का नाम था। पंडिता रामाबाई फाउंडेड श्रद्धा सदन इन पुणे, फिर पंडिता रामाबाई ने इन्होंने श्रद्धा सदन पुणे में 1890 में फाउंड किया, विच प्रोवाइड हेल्प एंड अकोमोडेशंस टू विडोज, जिससे जो है क्या हुआ, जो औरतें हैं उन्हें जो है मदद की गई, जो औरतें जो विडो हैं जिसके हस्बैंड नहीं होते उनकी मदद के लिए, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए ये इन्होंने क्या बताया, श्रद्धा सदन नाम का एक इन्होंने भी रिफॉर्म्स बनाया अपना सोसाइटी, मतलब एक जो कल्चर चल रहा था, मतलब
जो सोसाइटीज़ बनाई जाती रही थी इन्होंने भी बनाई, ठीक है। शी वॉज वेल एजुकेटेड एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी और इन्होंने काफ़ी जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया किसमें, फ्रीडम मूवमेंट में। नेक्स्ट कौन है फिर, नेक्स्ट हैं जेन्स। द भारत जैन महामंडल वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नॉट ओनली फॉर जेन्स बट ऑल्सो फॉर द जेन्स बट ऑल्सो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। ये 2 बार आ गया है, बट ऑल्सो फॉर द जेन्स, ठीक है। ये कह रहे हैं जो जेन्स है, तो जेन्स जो है भारत जेन्स महामंडल जो था, ये जो है खाली ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। क्यों? बहुत, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब मोस्ट पावरफुल, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये खाली जेन्स के लिए ही नहीं, जेन्स जैसे हमने बताया सिख, ठीक है, सिख है, हिंदूस है, ऐसे ही जेन्स भी एक मज़हब है, ठीक है। तो जेन्स जो है, जेन्स भारत जैन महामंडल जो था, ये सिर्फ और सिर्फ जैन के लिए ही नहीं था, दूसरी जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी इंडिया की, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये काम कर रहा था। इट प्रोपोगेटेड न्यू थॉट्स दैट ब्रॉट द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन लेटर ईयर्स। इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका, नई सोच निकाली, इन्होंने नई सोच प्रोपोगेट की, जिससे क्या हुआ, दैट ब्रॉट द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जिससे जो इस कम्युनिटी के जो जैन यानी भारत जैन महामंडल के जो कम्युनिटी के मेंबर थे, वो लोग जो है बाद में आगे बढ़कर आए और फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने हिस्सा लिया। अदर कम्युनिटीज़ लाइक द क्रिश्चियंस टू मेड एफर्ट टूवर्ड्स इंटरनल रिफॉर्म्स। अगर दूसरी कम्युनिटी की बात करें, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की इंटरनल रिफॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए, अपने इंटरनल रिफॉर्म्स भी इन्होंने तैयार करे, और इंटरनल जो इनकी ये जो तरीका था, ये सब ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये जो इंटरनल जो इविल्स थे, इसे ख़त्म करने के लिए क्रिश्चियंस ने भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम किया। महात्मा गांधी, द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट, क्या, द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। स्टूडेंट्स, अब ये हम यहाँ पर पार्ट ख़त्म करते हैं, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट नंबर 12 कंप्लीटेड, ठीक है। ये 3 पार्ट में होगा, हमारा चैप्टर बड़ा है ना, तो यहाँ लिखिए पार्ट 12 कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ लिख लिए पार्ट 12 कंप्लीटेड। हमारा पार्ट 11 हमने एक कर दिया है, अब हमारा पार्ट 12 हो गया। अब हमारा पार्ट 13 है, ठीक है, पार्ट 13 स्टार्टेड, यहाँ से हमारा पार्ट 13 स्टार्ट होगा, यहाँ पर आप लिख लिए। तो बच्चों, पार्ट 13 में हमें क्या करना है, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, और चेंजेस क्या है सोसाइटी के अंदर ये पढ़ना है, और इसकी सारी एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। ये हमारी सारी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज में ही कम से कम 20-30 मिनट लग जाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे कितने पार्ट हो गए, इसके अंदर हमारे 3 पार्ट हो गए, ये सबसे बड़ा चैप्टर बना है अब तक का। तो देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप भी चेंज कर दिए, ठीक है। देखिए, ये कितने पार्ट में हो गया, 11, 12, ठीक है, 12, 13, 3 पार्ट में होगा ये। 11 हो गया है, 12 हो गया है, लास्ट बचा है 13, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लिए एक बार। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था शुरुआत से, बिल्कुल यहाँ से, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया पार्ट नंबर 11 लिखकर। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हमने। पढ़ने के बाद पेज नंबर 59 पर यहाँ पर हमने बताया पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। फिर रिफॉर्म्स मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर हमने पार्ट 12 स्टार्ट किया था, जो कि आज हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर हमने ये पूरा पार्ट 12 में कंप्लीट किया, और यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल पेज नंबर 64 पर हमने बताया कि यहाँ पर पार्ट 12 कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर लिख लिए पार्ट 13 स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 12 कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने पार्ट 12 कंप्लीटेड लिख लिया, यहाँ पर पार्ट 13 स्टार्टेड, जो कि हम पार्ट 13 नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, और जो हमने कराया है वो कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम।